अर्चना सतीश जी हैं, उनके पति सतीश ग्रोवर जी, वही उस समय हमारे पहले वो भैया दीदी होते थे, लाइव प्रोग्राम होते थे, तो वही थे। उनके साथ उनकी स्मृति है पहली बार रेडियो में। दरअसल उसकी शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे जो दोनों गुरु थे गोरखपुर में, वो दोनों रेडियो में म्यूजिक कॉम्पोजर थे, शुजात हुसैन खान साहब और राहत अली खान साहब। तो आज कोई कल्पना नहीं कर सकता कि क्या असाधारण विलक्षण कलाकार थे वो लोग, और जितने श्रेष्ठ कलाकार थे उससे भी श्रेष्ठ गुरु थे। तो हम लोगों को बहुत कच्ची उम्र में बहुत आदर्श गुरुओं का हाथ और संरक्षण मिला, और उसमें गोरखपुर में माहौल ये था कि जैसे मैलावती जी का नाम लिया, तो आप ये देखिए, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज लोग इतना भेदभाव करते हैं। भेदभाव माने जो ज़्यादा थोड़ा गाता है अपने को इतना दक्ष समझता है कि वो किसी साधारण कलाकार से मिलना नहीं चाहता, कोई गायक कुछ लिख कर लाया तो कहता हाँ ठीक है देखेंगे। लेकिन हमने इतनी सहज वातावरण में अपना होश संभाला कि हम लोग को दृश्य याद है कि एक कागज में मैनावती जी डायरी कुछ लेकर के आई है, ए भैया तनी धुन बना था, कुछ लिख ली है कुछ बना था। अब खान साहब कुछ नहीं कहते थे, राज साहब कहते थे हाँ बस गा दिए, क्योंकि वो लिखते पढ़ते नहीं थे, वो बड़ी पुरानी वाचिक परंपरा के आग्रही थे। उनको तो बहुत मुश्किल से राहत साहब दस्तखत अपना कर पाते थे, वो न उनको मैंने जिंदगी में कोई डायरी नहीं देखी, उनको सब मुँह ज़बानी याद था। तो बस वो हम लोग की भी आदत थी, बस एक बार आपने वो पढ़ दिया तो उनके वो जहन में कैद हो गया। तो उन्होंने बोला तनी फेरा नजरिया हमार गोरिया, मुझे आज भी याद है। तो खान साहब ने ऐसे लिया, तनी फेरा हो तनी फेरा नजरिया हमार गोरिया हो तनी फेरा। मैनावती जी की धुन वही 2 मिनट में बन गई। बोली वाह भैया चाय पिलाए। तो हंस कर कहते हाँ चाय ही पिलाइए आप, क्योंकि वो तो किसी और चीज़ के शौकीन थे। तो वो वहाँ का जो सहजता थी, हम लोगों ने ऐसे वातावरण में जन्म लिया। और एक बहुत कमाल की बात, आपने तो रेडियो की जो बात शुरू की बचपन की, हमेशा लोग कहते हैं बचपन से बच्चे को सिखाओ, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि बच्चे को सिखाओ, लेकिन उसको इस बात के लिए भी सिखाओ कि वो जो कुछ भी गाए उसकी प्रस्तुति समय समय पर लोगों के बीच होती है। और मेरा मतलब महफिल से नहीं है, मेरा मतलब प्रोग्राम से नहीं, जो आजकल हर व्यक्ति चाहता है सीख लिया तो प्रोग्राम मिल जाए। हम लोग इस समय प्रोग्राम नहीं होते थे, प्रोग्राम यही थे कि 6 गुरुजन बैठे, उनके सामने जो सीखा है कल वो आज गाना। वो 6 इतने गुणी लोग होते थे कि उनकी आँख से हमें पता चल जाता था कि आज ठीक गया कि नहीं ठीक गया। आज क्या हो रहा है कि शिष्य गुरु से सीख रहा है, और सीखने के बाद तीसरा कोई आलोचना करने वाला नहीं है कि भाई आवाज़ को थोड़ा दबा के गाओ, थोड़ा इसको खुले से गाओ, और थोड़ा सा ये रह गया। उस समय लोगों का हक था कि उस्ताद बैठे हैं, लेकिन 3-4 लोग और भी कह देते थे, जो कहना था कह देते थे। अच्छा, उस समय तो ऐसे गढ़े गए। उस समय रेडियो कलाकार बड़े आइकॉनिक होते थे। जैसे आपके बचपन में जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, उस समय हारमोनियम पर राहत अली खान साहब बैठे हुए हैं, और बनारस घराने की मिठास लिए हुए सितार पर प्रेम शंकर जी वो पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्रा बैठे हुए हैं, तबले पे प्रेम शंकर जी, हाँ वो जयपुर घराने के, बिल्कुल हनुमान जी, और ये इमदाद कानी घराने के वो गिटार पर सुदीप मित्रा जी, सही आपने कहा, सानी पर रेमू खान साहब। तो ये सारे लोग और तबले पे एक और थे बहुत गुणी, बालकृष्ण कलाकार जी, जो कंठे महाराज जी के शिष्य थे और ये अपने पंडित केशव महाराज जी के गुरु भाई थे। तो ऐसे तो गुणी लोग थे कि मतलब मुझे आज भी याद है, आपने सुरेंद्र मिश्र जी की बात करी, रेडियो फीचर्स बहुत होते थे उसमें, और उन फीचर्स के रिकॉर्डिंग में जो गुणी गायिकाएं थी बड़ी, उनके सामने हम लोग गाते थे, तो बहुत सोच के गाना पड़ता था। मैं इसलिए कह रही हूँ कि गाने की असली परीक्षा यही है कि जब आप सबके बीच में गाएं। प्रोग्राम के पहले असली परीक्षण वही हो जाता है। अब यदि कोई कह दे कि अच्छी रूह है, ठीक जा रही, ठीक गा रही है, तो आपको समझ में आता अच्छा। और कोई कह दे, मुझे याद है हम लोगों ने गाया था, पद्मा जी थी, पद्मा गिडवानी जी और उषा जी, तो उसमें 2 पंक्तियां हम लोग को गानी थी। फीचर था क्योंकि उस समय केवल जी वहीं पर थी, तो पद्मा जी भी थी। गाना यूँ था, श्याम बिन मोहे कछु न सुहाए, श्याम बिन मोहे। तो
हमारी जो सरगम आती थी वो सितार के संगम दानी दा बद मगम गरे गरे, तो हमारा शास्त्रीय संगीत का रियाज था, मैं गाती थी। तो सुरेंद्र मोहन जी ने कहा तो सुनो रागदारी सीखी हो, राग बताओ राग क्या है। तो हम लोग राग अपना सोचने लगे, बताओ क्या है, धानी है, बागेश्वरी है, क्या है। मैं ये सब बातों का जिक्र क्यों करने, ऐसे हमारी परवरिश हुई। दुनिया जो आज देख रही हो तो मैं सच कहती हूँ हंसी खेल है जो हम लोग मंच पे करते हैं। उस समय का जो डर था, उस समय जो हम लोग बहुत सतर्क होके कि भाई एक तो वो गुरु जो सिखा रहा है, लेकिन सब गुरु सरीखे थे जो हम लोग को रोज परख रहे थे, और उनकी वजह से हौसला बढ़ाता चला गया। उनकी वजह से हमारे वो उस्ताद राहत अली खान साहब जो बड़े फक्कड़ टाइप के थे, जो बंधने वाले नहीं थे, जो बंद, गुरु तो बड़ा अनुशासन मांगता है, गुरु शिष्य का अनुशासन है कि शिष्य को समय देना पड़ेगा, वो तो कहाँ बंधना नहीं चाहते थे। लेकिन वो जो रोज शाम को उनके घर में महफिलें लगने लगी 5 बजे शाम, इसमें मैनावती जी आती थी, प्रेम शंकर जी तबले पे आ जाते थे, और आकाशवाणी से फिर सबको शहर में पता चल गया कि मैं और दिलेर मेहंदी हम लोग साथ में सीखते थे। तो वो रोज शाम को रेडियो से फारिग होके, और क्या जीवन था भैया, हमारे उस्ताद हर साइकिल से जाते थे, साइकिल से आते थे, बारिश है तो भीगते हुए आ रहे हैं। आज जैसा नखड़ा नहीं, लोग आजकल कहते हैं ना पानी बरस रहा भी नहीं जा सकते, भीगते हुए चले आ रहे हैं। अब बाहर पानी बरस रहा है तो कोई उनको तौलिया दे रहा है, शर्ट बदल के बैठ गए चाय बन पीकर, फिर 8 बजे तक गाना चलता रहता था। उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि मेरी तालीम में आई, और मैं उस पर आज भी कायम हूँ, जो आपने शुरू के परिचय में कहा, गज़लें, दादरा, ठुमरी, भजन, निर्गुण, भोजपुरी, सब कुछ कहीं ना कहीं सीखती गई, सब कुछ वो सिखाते गए, और ये सीखती गई कि हर चीज़ का कहन कैसे अलग है। मैं पहली बार, मुझको याद है, मैंने जो अपने उस्ताद के संग रिकॉर्ड करी, वो एक हमद रिकॉर्ड की, जिसको जो मुस्लिम्स में जो एक भजन जिसको बोलते हैं हमद नाथ, तो मैंने एक हमद और नाथ रिकॉर्ड की उनके लिए पहली बार। उसके बाद भोजपुरी किया, फिर उसके बाद गज़लों पे, तो फिर वैसी चीज़ें सिखाते चले गए। बहुत जल्दी गुजर गई, लेकिन हमने उनसे सीखने का सिलसिला जब तक मेरे बस में था वो जारी रखा। लखनऊ आ गए हम, लेकिन लखनऊ से भी हर शुक्रवार को यहाँ से राप्ती गोमती चलती थी ट्रेन, तो मैं और मेरी माँ ट्रेन पे सवार होकर के शाम को निकल जाते थे दोपहर। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, भातखंडे की क्लास फ्राइडे की भूल की, और वहाँ पहुँच जाते थे शनिवार और इतवार पूरा उनके साथ। रात की वहाँ से अवध शाम कौन सी एक्सप्रेस चलती थी, उससे रात में आते थे, सुबह आ गए और फिर से यूनिवर्सिटी मंडे को ज्वाइन की। तो 2 साल तो हर हफ्ते हम गोरखपुर जाके उनसे सीखते रहे। और ये बात है 86-87 की। 87 में ब्याह तय हो गया, फिर ऐसे तबादले होते रहे, जीवन बदल गया, और उसके बाद वो रहे नहीं खासा। तो मतलब रेडियो की आप बात करते हैं, गोरखपुर की बात करते हैं, तो मेरी मतलब मुझे लगता है मैं होती ही नहीं कुछ भी यदि वो गोरखपुर की तालीम ना होती, जिसमें उस्तादों से सीखने के अलावा बड़े बड़े गुरुजनों को सीखना सुनना। आप देखिए, मुझे पहली बार मैंने निर्मला अरुण जी को, जो निर्मला देवी जी जो गोविंदा जी की माँ है, उनको लाइव मैंने पहली बार वहीं सुना। मैंने लाखों के बोल सुने, सितमगर तेरे, जो कहन था उनका, सितमगर तेरे लिए हैं, तो वो जो गाती थी लगता था कि ऐसे तीर आकर गया हमारे लिए जैसे कह रही। उस 12-14 साल के लिए राजन सहजन मिश्रा जी, पंडित जी, भैया लोगों को दोनों को पहली बार वही सुना। तो गुरु लोग कहते थे कि सुनने जाओ, वो असली तालीम है, अच्छा सुनो। तो मुझे लगता है कि आज हम भी जब बच्चों को सिखाते हैं तो उनसे कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सुनने में बिताओ, और जब भी गाओ 6 लोगों के सामने गाओ, मंच के पहले। और ये नहीं कि माँ के सामने बैठे हैं, भाई के सामने बैठे हो, सब तो ताली बजाएंगे ही बजाएंगे। गुणीजनों के सामने गाओ और वहाँ पक जाओ, वहाँ इजाज़त मिल जाए तब मंच पे जाओ। अच्छा, उस समय क्या आपको थोड़ा सा भी एहसास था कि कल के दिन आप इसी मिट्टी की लोक संस्कृति की लीडिंग वॉइस बनने वाली? कभी नहीं, कभी भी नहीं था। देखिए, हमने कभी उतना सोचा ही नहीं। असल में हम लोग उस संस्कार में पले बढ़े हैं जहाँ पे हमने बस चलना जाना। आज भी चल रही हूँ, आप यदि देखिए मेरी सक्रियता
मैंने कभी भी कोई चीज, मुझे लगता ही नहीं कि कुछ आपके अभी पिताजी किया है। आपके पिताजी तो डॉक्टर थे, जी। तो आपका बचपन वैसे ही गुजरा होगा मरीजों के साथ को देखते एकदम हुए। बिल्कुल, पिताजी के कारण, माता के कारण ही मैं इस पूरे परिवेश और संस्कार को पा सकी। आज बच्चे यदि कुछ भी सीखते हैं तो मुझे लगता है माता पिता का प्रोत्साहन होता है, लेकिन मेरे वे कारण तो बहुत ही ज़्यादा 50 साल पुरानी बात है। देखिए मैं 60 की हो गई, 50 साल पहले एक ब्राह्मण परिवार में 50 साल पहले का गोरखपुर, और पिता लेकर के जाए कि मेरी बेटियों को सीखना है, और गुरु घर आए तो आए, यदि एक उस्ताद नहीं आ रहा तो भाई उनके घर जाओ सीखने, और लेके कौन जा रहा, गाड़ी चला के मेरी माँ। तो बहुत उस बड़ा, समय वो गाड़ी चलाती थी, अरे वो उस 70 से में। गाड़ी चलाती थी, वो तो बहुत अपने समय से। मेरी माँ आधुनिकता की और परंपरा की बड़ी कमाल की एक संतुलन। अच्छा, वो स्टूडेंट लीडर भी थी क्या? हाँ, महिला कॉलेज की इलेक्टेड लीडर थी, प्रेसिडेंट थी महिला कॉलेज। वो जमाने में भी चुनाव लड़ करके होते थे, तो उस समय वो बड़ी बात है। हाँ, वो पूरी, मतलब हम लोग तो कहते थे माँ आपको राजनीति में जाती हैं, कुछ जाती हैं आप, तो उनकी तो बहुत जल्दी चली गई, लेकिन जो उनके समय के उनसे जुड़े जानते हैं, वो विलक्षण प्रतिभा की मालकिन थी माँ हमारी, पिताजी दोनों। तो एक तो बड़ा लाभ ये रहा कि जब डॉक्टर हो, भी जिला अस्पताल का डॉक्टर, ये आज के जैसे कॉर्पोरेट वाले डॉक्टर नहीं, तो घर 24 घंटे मरीजों के लिए खुला रहता था। अच्छा, मरीज आता है तो उसको तो डॉक्टर से इलाज करा के ही जाना है, तो हम मन बहलाते थे मरीजों का, 1.5 घंटा 1 घंटा बैठे हैं, तो अब कुछ नहीं तो बैठे हैं। अब मैं सोचती हूँ अपने को, बैठ, वो टेबल लगी थी डॉक्टर्स टेबल, तो हम बैठ के ए भाई नहीं डॉक्टर साहब पढ़े नहीं, अच्छा कब वहीं, अच्छा दूर तक कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं। तो हम बैठे हुए, अब कहाँ के रहने वाले, ए भाई नहीं पिपराइच, अब पिपराइच कहाँ है, अब पिपराइच। कभी कभी मरीज बहुत बीमार हो तो पिताजी देखने गांव जाते थे, तो साथ जाती थी गांव। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी निधि, मतलब जो मेरे आंखों में जो एक याद है कि वो स्वस्थ हो जाने के बाद मरीज क्या दे सकता है डॉक्टर को, तो वो आता था लाल पका हुआ दही, जामुन, घर का देसी सिरका, देसी टपका आम, गोरखपुर में गौरजीत आम होता है। हाँ, तो हम लोग को बस ये लगता था कि हमारे पिताजी इतने अमीर हैं आशीर्वाद और दुआओं के मामले में कि हमें वो मिलता है जो जल्दी किसी को नहीं मिलेगा। तो अभी तो मेरे जो स्वाद है आज भी वही सब है। झांसी में थे पिताजी, वहाँ भी डॉक्टर, मुझे याद है उधर बुंदेलखंड में उबले बेर चलते हैं, मटके में बेर को सुखा करके मटके में पानी में उबाल करके काला नमक और जीरा डाल करके। तो अभी हम जब उबले बेर खाएं तो सब हमारे यहाँ लखनऊ में हंसे कि कौन उबले बेर खाता है। तो हमारे यहाँ जब ब्याह हो गया तो हमारी सास बांधा की तो हम दोनों मिल के खाएं, तो हमने कही तो देखो बुंदेलखंड का स्वाद है आ गया। तो ये जो देहात का, ये आप कह लें ग्रामीण परिवेश से जो नैकट्य है, वो पिताजी की संवेदना थी, जो खाटी गवई कहा जाता है। बिल्कुल वो था। अब देखिए जीवन में क्या है, हमारे पिताजी भी नौकरी के लिए बाहर निकले, रहने वाले पुराने उन्नाव के थे, लखनऊ आए। बाबा, हमारे बाबा कानीपुर डिग्री कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर, उस जमाने में पंडित कुंजी लाल अवस्थी जी। और आप पिताजी लोग 4 भाई थे, तो जो बड़े भाई थे वो उनके बाद वहीं कानीपुर डिग्री कॉलेज में ही फिजिक्स के ही प्रोफेसर वो भी हुए, पंडित अमरनाथ अवस्थी। जो हमारे बाकी दोनों ताऊ जी थे, जिनमें एक ताई जी का मैं हमेशा जिक्र किया करती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा रही है, पंडित उमानाथ अवस्थी और पंडित शशिनाथ अवस्थी। ये दोनों रेसलर्स थे, पहलवान थे। ऐसे वैसे पहलवान नहीं थे, मतलब ये गणेशगंज लखनऊ को जो जानता है, वहाँ अखाड़ा आज भी है भुयन देवी मंदिर के सामने, और वहाँ पर कुश्ती रोज ये लोग लड़ते थे। और वो हिंद केसरी थे उस जमाने में, सबसे बड़ी पदवी। तो हमारे जो बड़े ताऊ जी थे वो हिंद केसरी थे, गामा पहलवान भी हिंद केसरी थे, हिंद केसरी थे। और उनका उस जमाने में टोक्यो ओलंपिक में चयन हो गया था, ये आज़ादी के बाद की बात है, 48-49 में। तो उस समय विदेशी मानते थे जो पर जाए बाहर, तो सोचिए उस समय की सोच, ताऊ जी को जाने नहीं दिया गया। लेकिन लाभ ये मिला कि दोनों की पुलिस में भर्ती हो गई, इसीलिए कि दोनों पहलवान थे, तो इसलिए वो दोनों पुलिस में। पिताजी डॉक्टर थे, KGMC मेडिकल कॉलेज से ही दाखिला पहले। तो वो
एक लखनऊ से बाहर निकले और उनकी पोस्टिंग अलग अलग होती रही। और चूंकि अब पतिदेव भी हमारे ऐसी सेवा में थे जहाँ पर अलग अलग जगहों का मतलब पानी बदलता रहा, परिवेश बदलता रहा। तो पिता के साथ भी हमने उत्तर प्रदेश इतना मन से जिया और इनके साथ भी, तो वो जो ग्रामीण परिवेश का नैकट्य था, मैं तो कहती हूँ कि अवनीश की वजह से मुझे और समग्रता से उसे देखने का मैं ये अवसर मिला। सोचता हूँ मैडम जी, कि पहले तो आप मैडम